नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं मैं। प्यारे मित्रों, आज हम पर्यावरण विषय के सुपर 30 प्रश्न लेंगे प्यारे मित्रों। और आप सबको बता देना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि आपने ये सुपर 30 प्रश्न कर लिए तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि आज हम ना सिर्फ आपके पर्यावरण बल्कि आपके शिक्षण शास्त्र के भी सुपर प्रश्न करने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि पर्यावरण का वेटेज तो ज़्यादा होता ही है, पर आपके 10 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से भी आते हैं। तो आज चलिए हम पूरे मैप, रेलवे पे बेस्ड संख्यात्मक प्रश्न, दिशाओं पर संख्यात्मक प्रश्न, पूरे प्रश्न करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ लूंगा मैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षक युक्त अधिक प्रभावी होगी। अब आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है इसको समझना। पूछ रहा है कि जो हम भी खेल खेलते हैं, जो भी खेल हम खेलते हैं या फिर बच्चों को खिलाते हैं, उसमें सबसे अधिकतम भागीदारी हो बच्चों की, इसके लिए हमें क्या प्रयोग करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल खेलें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस लेंगे आपके साथ में। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले मतलब इंडोर और आउटडोर विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। याद करने वाला शब्द आ गया। शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ठीक है। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और उत्तर बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास। बिल्कुल प्यारे मित्रों, इस प्रश्न के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जब भी मैं आपको बताता हूँ, हर प्रश्न को हल करने का एक तरीका होता है कि हम बच्चों को अवसर दें। जब बच्चों को हम अवसर देते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। और यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादातर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। जब आप बच्चों को खेल के मैदान में ले जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के खेल खिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों को कोई ना कोई खेल तो पसंद आ ही जाता है और बच्चों को लगता है कि टीचर हमारे साथ हैं और अच्छे अच्छे खेल खिलाते हैं। चलिए आगे लेके चलूँगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न 2 देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना है प्रश्न को। अब देखिए एक और अवधारणात्मक प्रश्न आया है। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, आप सबका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करनी है, सभी दोस्तों को जोड़ना है ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं चयनित हूँ और आपको भी चयन कराने का मेरा प्लान है। शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोग पक्षी से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, हमारा घर और आवास से संबंधित प्रश्न आते हैं। देखिए पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न शिक्षा पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। वह बुद्धि वाले विद्यार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरे शिक्षकों को विभागों में प्रभावित करना। ये अलग ऑप्शन है, थोड़ा हटा देना इनको आप, ये मिस हो गया। ये 3 ऑप्शन बताइए। मतलब क्या कि पक्षियों का प्रकरण पढ़ाना है बच्चों को, तो आप क्या करोगे प्यारे में। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब हम बात करते हैं आसपास की, हमारे आसपास मतलब होता है प्यारे मित्रों बच्चों के अंदर आसपास की चीज़ों के बारे में रूबरू कराना, उनके बारे में जानकारी दिलाना। तो इसके लिए हम क्या करें, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब उन्हें उस इस जगह पर ले जाना, उनका भ्रमण कराना, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। यदि आप स्कूल में ही सारी चीज़ें करा रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। वृत्त चित्र बनाना नहीं होगा, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर दिखाने से हो जाएगा पर उतना समझ में नहीं आएगा। पर 3rd नंबर ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर पक्षियों के प्रति, उनके रंग रूप आकार के प्रति, उनके आकार के प्रति समझ विकसित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज मैं पेडागोजी की प्रश्न लिया हूँ और साथ में आप लोगों के लिए किस पर, पर्यावरण विषय पर ही प्रश्न लिया हूँ। 3rd नंबर प्रश्न लेंगे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। देखिए वृक्ष संरक्षण, प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों के संरक्षण की या पेड़ पौधों के
रोपण की और पर्यावरण संरक्षण की, तो शिक्षार्थियों को उसके प्रति संवेदनशील बनाना है। तो हमें कैसे गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। देखिए वो आयोजन कर रही कौन से सही आपको बताना है, कम प्रभावी बताना है, ठीक है। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाए और उसकी देखभाल करे, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। शिक्षार्थियों को कठिन लड़कियों लिखा है, लकड़ी होगा यहाँ पे, लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब बताइए आपसे पूछ रहा है कि गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी गतिविधि होगी, बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे, 5 सेकंड आप लोगों के पास। सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। बताइए यदि आप लोगों का ऑप्शन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्या होता है कि बच्चों के अंदर यदि संवेदनशीलता पैदा करनी है वृक्ष संरक्षण के प्रति, तो हम क्या करें, उन्हें वृक्षों के प्रति प्रोत्साहित करें, एक एक पेड़ दे दें या वृक्ष में पौधे दे दें संरक्षित करने के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता कराएं, चार्ट निर्माण प्रतियोगिता कराएं, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनेंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों, एंड तक बने रहना है। अभी आपके रेल वाले प्रश्न हैं, मैप वाले प्रश्न हैं, बहुत शानदार। चलिए, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने और कल्पना पर प्रश्न पूछता है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। देखिए, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछता है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। बताइए अपना प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे, 5 सेकेंड आप लोगों के पास। बिल्कुल प्यारे मित्रों, इस प्रश्न में ये हो रहा है कि बच्चों के अंदर देखिए कल्पना पर प्रश्न पूछता है और जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछता है। मतलब आंचल नाम की एक टीचर हैं जो कि अपनी कक्षा 5 के बच्चों पर पर्यावरण अध्ययन के विषय में जांच पड़ताल और कल्पना पर प्रश्न पूछ रही है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में या फिर अवलोकन कौशलों में। बताइए यदि आप लोगों का उत्तर प्यारे मित्रों चिंतन कौशलों में आ रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्पना पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके जांच पड़ताल पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने क्या कहा कि आपने मधुमक्खी पर प्रश्न पूछ लिया बच्चों से, है ना, मधुमक्खी पर प्रश्न पूछ लिया। तो मधुमक्खी के बारे में आपने पूछा कि बच्चों बताओ आपने कौन कौन से रंग की मधुमक्खी देखी है, कौन कौन से आकार की मधुमक्खी देखी है, और उनके छत्ते को आपने कैसे देखा है, किस रंग का होता है, कितने आकार का होता है। तो बच्चे कल्पना पर आधारित प्रश्न उत्तर बताएंगे, मतलब उनके चिंतन कौशलों का विकास हो रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्यारे मित्रों एंड तक बने रहना है। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोगों को लेके आया हूँ पूरा आपके पेपर पे का आधारित। ठीक है, चलिए कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंध अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। बताइए मतलब क्या कि कोई भी चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर को खत्म होने के बाद बच्चों के अंदर समझ का विकास हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रकाशित करती है, मतलब एक ट्रेनिंग देती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंध अवधारणा को नहीं समझ पाए, मतलब संबंध वाला। तो अब देखिए, मतलब एक टेस्ट अरेंज करती है, मतलब एक संबंध वाला चैप्टर उन्होंने पढ़ाया, परिवार वाला पढ़ाया, बच्चों के अंदर समझ विकसित नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या कारण हो सकता है पूछ रही है। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। मतलब ये कि एक चैप्टर है संबंध या परिवार, उससे संबंधित उन्होंने उनको पढ़ाया, प्रकरण पढ़ाया, उसके बारे में बताया, बच्चों के समझ के उसने जांच करने के लिए एक टेस्ट अरेंज किया, परंतु उसने पाया कि बच्चों में समझ का स्तर बहुत कम था। तो क्या कारण हो सकता है आपसे पूछ रहे हैं। 5 सेकंड का समय है, बताएंगे उत्तर आप लोग। बिल्कुल, उसने जो प्रकरण प्रयोग किया ना प्यारे मित्रों, उसकी पद्धति जो थी ना, विधि, वो सही नहीं थी। यदि आप कोई भी
टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी अवधारणा बता रहे हैं, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दें और साथ साथ में क्या करें, बहुत सारे प्रयोग का उदाहरण करें, गतिविधियों का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य, सर्वेक्षण और लेखन पर शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, बी को, ठीक है। विषय की आधारभूत अवधारणा को सिखाने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। सर्वेक्षण और लेखन पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है आपसे। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे चीज़ों में खोजें और सीखें, बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सर्वे, है ना, सर्वे और लेखन, ठीक है। पर्यावरण विषय के अंतर्गत, आसपास विषय के अंतर्गत हम बच्चों को सर्वे कार्य देते हैं, जिससे बच्चे आसपास की चीज़ों की खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं और सीखते हैं। इसलिए पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न का उत्तर आपका ज़्यादा सही होता है जहां आप बच्चों को ज़्यादा अवसर देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्यारे मित्रों बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस संक्षेपण मतलब संक्षिप्त में, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, संक्षिप्त में क्या प्रयोग होता है। ईवीएस को हम संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्किल्स। आप लोगों ने सिलेबस यदि अच्छे से देखा होगा अपने वर्ग 3 का, तो इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन। प्यारे मित्रों क्या लिखा है, पर्यावरण अध्ययन मतलब क्या, एनवायरमेंट स्टडी। प्यारे मित्रों क्या लिखा है, एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज मतलब पर्यावरण अध्ययन। क्या लिखा है प्यारे मित्रों, पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है वहाँ पर, मतलब क्या, एनवायरमेंट स्टडीज़। आप लोग याद रखना, ईवीएस का शॉर्ट फॉर्म पूछता है। अच्छा आप लोग सामने एक प्रश्न दे रहा हूँ डेली की तरह, बताइए मुझे आप लोग, पर्यावरण के कितने तत्व हैं, घटक है, सॉरी पर्यावरण के घटक बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे पर्यावरण के घटक बताइए कितने घटक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। बताइए, आपसे पूछ रहा है कि जो दिल्ली है अपना, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी की दिशा क्या है, बताएंगे आप लोग। अभी हम मैप देखेंगे, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। बताइए उत्तर, बताइए आप लोग अपना, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आप सभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर भारत का नक्शा देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो देखिए जरा, दिल्ली हमारा कहाँ, देखिए देखिए ये रहा हमारा दिल्ली, और दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश कहाँ है बताइए मुझे आप लोग, हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है क्या होती है, शिमला, और शिमला ये रही और हमारा दिल्ली ये रहा। तो आपसे दिशा पूछ रहा है दिल्ली के सापेक्ष। और मध्य प्रदेश देखिए ज़रा, मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा अपना मध्य प्रदेश, देखिए ध्यान से, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये रही दिल्ली, और ये रहा भोपाल मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और भोपाल की राजधानी की दिशा बताइए, है ना। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि दिशा देखने का तरीका क्या है, ऊपर हमेशा ध्यान रखना उत्तर होता है, नीचे हमेशा प्यारे मित्रों दक्षिण होता है, सीधे हाथ में पूरब होता है, उल्टे हाथ में पश्चिम होता है। तो दिल्ली को आप सेंटर पॉइंट मान लो, और हिमाचल प्रदेश दिल्ली की सापेक्ष कहाँ है, उत्तर पे है, यहाँ लिख लेंगे उत्तर पे, और भोपाल नीचे साइड दक्षिण पर है, बिल्कुल सही है, भोपाल दक्षिण पर है, मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी उत्तर और मध्य प्रदेश की राजधानी दक्षिण। आपके ध्यान रखिए प्यारे मित्रों, आपके दिमाग में ये राजधानियाँ और ये राज्य स्थायी होने चाहिए कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, तो आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए प्रश्न में वापस चलिए, देखिए तो इसका उत्तर आप लोगों क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए आपको उत्तर यहाँ पर क्या होता दिख रहा है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है दोस्तों। चलिए
अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आपके सामने एक प्रश्न दे दिया मैंने, चलिए बताइए मुझे। मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश नहीं, चलिए छत्तीसगढ़। प्यारे मित्रों, क्या छत्तीसगढ़ के सापेक्ष झारखंड की राजधानी और केरल की राजधानी बताएंगे किस दिशा में पड़ेंगे? बताइए, अपना उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा स्पीड चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब एक पेडागॉजी प्रश्न पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से साथ जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन आपके सही है, एक गलत है और वो ही आपको बताना है। बताइए, उत्तर बताएंगे बिल्कुल। यदि आप लोगों का उत्तर प्यारे मित्रों पहला हो रहा है, कड़े अनुशासन सुनिश्चित करें, मतलब आप कड़ाई का पालन करें, दंड दें, ये गलत है प्यारे मित्रों। आप किसी प्रकार के शिक्षण में दंड नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक पर्यावरण से पूछा प्रश्न है, रोग से प्रश्न पूछा हुआ। देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है तथा साथ ही गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां। प्यारे मित्रों, क्या गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है? मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? बताएंगे, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या बुखार? इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। जब भी हम प्यारे मित्रों गुड़ और आपको हरी पत्तेदार सब्जी के पालक, इन सब्जियों का प्रयोग करते हैं ना खाने में, ध्यान रखना। उत्तर बताइए पहले आप लोग मुझे। उसके पहले आप लोगों के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। मलेरिया रोग के टीके की खोज किसने की थी? आप बताइए। सॉरी, मलेरिया की खोज किसने की थी? मलेरिया रोग की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। टीका तो नहीं है इसका, हालांकि मलेरिया की रोग की खोज किसने की थी बताएंगे आप। और एक और प्रश्न बता दीजिए आप मुझे, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? और मलेरिया के लिए कौन सी दवाई प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के लिए कौन सी दवाई प्रयोग किया जाता है और किस वृक्ष की छाल से बनता है? बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कर लेंगे प्यारे मित्रों, क्या कि गुड़ और पालक जो होता है, हम हमेशा ध्यान रखना, एनीमिया रोग जो होता है प्यारे मित्रों, एनीमिया रोग ये लौह तत्व की कमी से होता है। लिख लेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें, लौह तत्व की कमी से होता है, मतलब आयरन की कमी से होता है। हमारे ब्लड में यदि आयरन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हमें एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। इसलिए डॉक्टर गुड़ और पालक खाने के लिए सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर देखिए मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के तरीके ज़्यादा अच्छे: सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर, भूनकर, उबालकर, गूंथकर, भूनकर। प्रश्न का उत्तर बताएंगे, बताइए। ठीक है प्यारे मित्रों, आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। हम सेक कर खाते हैं, जैसे कि भुट्टा भून कर खाते हैं, ठीक है ना। सेक कर क्या खाते हैं अपन लोग? आलू खाते हैं, सेक कर खाते हैं। आलू को तलकर भी खाते हैं, भुट्टा भून कर खाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेक कर, तलकर, भूनकर, ये याद रखना, इसका पॉइंट भी याद रखना। ये लीजिए प्यारे मित्रों, आप सबके सामने मोस्ट फेमस प्रश्न आ गया है, रेगिस्तानी योग। बहुत प्यारा प्रश्न है, यहाँ तो आप लोग आराम से कर लोगे। एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुँच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की लगभग 30 गुनी होती है। पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, राजस्थान में। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। राजस्थान में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बताइए मुझे आप। राजस्थान में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? बताएंगे। जिस पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं और उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। बताइए कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपके रेगिस्तानी ओक मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कितना बताना है आप लोगों को। माउंट एवरेस्ट बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे आप लोग भारत की कमेंट बॉक्स में। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ऑप्शन देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में, नेपाल का मुख्य भाग है, इसकी चोटी
चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, यह भारत का भाग है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है, यह तिब्बत का भाग है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न बन गया है। बिल्कुल, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण होता है, बताएंगे मुझे कांसा। इसी प्रकार से मुझे बताएंगे आप लोग, एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। प्रश्न याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ो। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, यह 2 धातुएं होती हैं, कौन कौन सी बताएंगे आप लोग मुझे बताइए। प्रश्न का उत्तर बताइए। तांबा टिन, तांबा लोहा, एल्यूमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता, बताइए। बिल्कुल पीतल, पीतल बताइए मुझे, आ गया प्रश्न का उत्तर। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल बताएंगे। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का उत्तर तांबा और टिन हो जाएगा, बिल्कुल सही। कापर और टिन आप ध्यान रखना, स्टेनस टिन। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये प्रश्न तो मैंने कई बार लिया है। बताइए, बाज और तोता, बाज कबूतर तोता, चील बाज गिद्ध, फाख्ता कौआ मोर, कौआ चील बुलबुल। बिल्कुल चील बाज और गिद्ध प्यारे मित्रों हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी वस्तु को 1 किलोमीटर दूरी से देख सकते हैं, तो ये 4 किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हैं। ठीक, अच्छा ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो हमसे 8 गुना अच्छी चीज़ों को पता कर लेता है और अपनी मूंछों की सहायता से पता कर लेता है और उसके शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं? उसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आप सबके साथ में। शालिनी कक्षा 5 के एक शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछा हुआ है। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। पोषण प्यारे मित्रों भोजन से संबंधित एक पेडागोजी वाला प्रश्न आया है, तो उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि भाई अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा ऑप्शन है। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। अब बताएंगे, आप अपना उत्तर एग्जैक्ट उत्तर बताइए, सुटेबल उत्तर बताइए आप लोग। मैंने बताया आपको, जब भी आप बच्चों को कुछ करने के अवसर देते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि बच्चे जो भी टिफ़िन लेके आए हैं उनके टिफ़िन को ओपन कराइए और उसमें जो जो भोजन लेके आए हैं उनकी व्याख्या करिए और उस पर बच्चों से प्रश्न पूछिए, तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। बिल्कुल सही है। डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, यह किस में मदद करेगा? बिल्कुल अभी आपके सामने मैंने बताया कि बच्चों को करके सीखने और खुद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के अवसर दें आप। दैनिक समय सारणी बदलाव, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, बिल्कुल सही है। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करने, किस में मदद करेगा बताइए? बच्चों के किस स्तर में मदद करेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका, कक्षा की अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, मैं गाँव में आया हूँ, ये विविधता वाला प्रश्न है। मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। गांव होना चाहिए। ये वाला प्रश्न मैंने पहले भी लिया है। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बारिश के कारण 10 से 12 फीट ऊँचे बने होते हैं घर यहाँ पर। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर असम हो जाएगा प्यारे मित्रों, असम। असम की राजधानी बताएंगे और असम में कौन सा नेशनल पार्क है वही बताएंगे आप लोग। असम में कौन सा नेशनल पार्क है और किस लिए फेमस है वो बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? प्यारे मित्रों, एक पेडागोजी प्रश्न पूछा है, रूपात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन। इसको रचनात्मक करना, रूपात्मक नहीं। रचनात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्यारे मित्रों क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट।
अभी मैं अच्छे से बताऊंगा इनके बारे में। चलिए, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों का पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली परिभाषा की व्याख्या करना। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, और दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, एक होता है समेटिव असेसमेंट SA और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट FA। दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन, ये प्यारे मित्रों हमेशा चलता रहता है लगातार। और समेटिव असेसमेंट प्यारे मित्रों ये एक अवधि के बाद होता है, एक अंतराल के बाद होता है, एक समय के बाद होता है, जैसे कि आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कि आपने डेली टेस्ट ले लिया है ना, पढ़ाने के बाद तुरंत टेस्ट ले लिया आपने, पढ़ाते समय टेस्ट ले लिया आपने, ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो पर्यावरणीय कक्षा में कौन सा समुचित कार्य नहीं ये पूछ रहा है, बिल्कुल यदि आप लोगों को ऑप्शन नंबर D हो रहा है ना सही प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। यहाँ किसी प्रकार के परिभाषा की व्याख्या करना नहीं होता। प्रयोगात्मक क्रियाकलाप पूरा करना और अपने अवलोकन दर्ज करना है, ठीक है। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ठीक है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये भी ठीक है। पर यहाँ पर परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, ये गलत है, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 लूँगा आपके साथ, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन पक्ष काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? बिल्कुल सही। एक प्रश्न ऐसे पूछ लेगा आपको, 360 डिग्री घुमाने वाला पक्षी कौन सा है? और आपसे पूछेगा कि रात में जो जागने वाले पक्षी होते हैं वो किस रंग के वस्तुओं को देख पाते हैं? बताएंगे। पूछ रहा है कि रात में जागने वाले पक्षी, रात्रिचर पक्षी किस रंग के वस्तुओं को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, यही बताना है आपको। उल्लू, कौआ, कोयल, मैना। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल, आप लोग प्रश्न का उत्तर प्यारे मित्रों ये उल्लू हो जाएगा। उल्लू अपनी गर्दन को ना 360 घुमा लेता है, 360 डिग्री तक घुमा लेता है, मतलब काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। बताइए प्यारे मित्रों, ब्रेल लिपि से पूछा प्रश्न है, कितने बिंदु पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर? ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को पता होगा, बताइए, उत्तर बताइए। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर यदि यहाँ पर 6 बिंदु आ रहा है ना, आप लोग सही जा रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी ये बताएंगे आप लोग मुझे। खोज किसने की थी ब्रेल लिपि की, और ब्रेल लिपि की खोज करने के साथ साथ ये किन के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताएंगे आप लोग। खोज किसने की थी और कब किया था ये बताएंगे। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता दीजिए आप। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगते हैं और उन्हें इसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? भोजन से प्रश्न पूछा प्यारे मित्रों, भोजन से प्रश्न पूछा है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। टैपियोका, नारियल प्रश्न पूछा है, बिल्कुल प्यारे मित्रों केरला, प्यारे मित्रों क्या, केरला। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में से एक सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका पूछा है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्षर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बच्चों में जांच परक जिज्ञासा जागृत करनी है तो बच्चों में क्या पूछोगे? बिल्कुल जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। बच्चों में ऐसे प्रश्न पूछिए कि बच्चे क्या करें प्यारे मित्रों, कल्पना कर सकें, हर प्रश्न को उत्तर देने में कुछ उनका दिमाग चले, चिंतन कर सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर। हरमनप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। किस पर? पर्यावरण संरक्षण पर प्यारे मित्रों। कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपके अंदर एक संवेदना पैदा करना है तो आप कैसे करेंगे?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर प्यारे मित्रों सही हो जाएगा। हम ज़्यादातर आसपास जाने के लिए सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, इससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। अभी प्रश्न पत्र डिजाइन से प्रश्न पूछा हुआ है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पर। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब प्रश्न का उत्तर बताए, इसको क्रम से बताना है। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन और तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। बताइए सबसे पहले क्या रखोगे आप लोग? किसी भी प्रश्न पत्र को डिजाइन करने से पहले हम लोग प्यारे मित्रों उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। 4 नंबर पहले 4 आ जाएगा। ब्लूप्रिंट बन गया, उसके बाद उसकी रूपरेखा बनाते हैं प्यारे मित्रों, मतलब सेकंड नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद रूपरेखा तैयार हो गई, फिर हम प्रश्न लिखते हैं प्यारे मित्रों, फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं प्यारे मित्रों, मतलब 4213। कौन सा नंबर? 4213 बिल्कुल सही, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए, बहुत प्यारा प्रश्न है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है और कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। कथन सही पूछा है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। बताइए, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सही उत्तर बताना है आप लोगों को। यदि आपको पूरी विशेषता पता है, मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से सारी चीज़ें। इस प्रश्न का उत्तर प्यारे मित्रों बिल्कुल 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार का सामान्यतः वजन 2 क्विंटल हो जाता है। ध्यान रखना 2 क्विंटल तक होता है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में प्यारे मित्रों 100 क्विंटल तक क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। 2 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल, सॉरी 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम, 100 क्विंटल बोल दिया मैंने। 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम तक वो क्या खा जाते हैं? पत्ते खा जाते हैं। 2 क्विंटल नहीं लिखना। और ध्यान रखना कि हाथियों के समूह की जो नेता होती है वो हमेशा ध्यान रखना सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। सबसे बुजुर्ग हथनी उस समूह की नेता होती है, अच्छा प्रमुख होती है। और हाथी जो होता है सामान्यतः वयस्क होने के बाद वो अपना ग्रुप छोड़ देते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके साथ 27 नंबर। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना होता तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? अब ये बहुत प्यारा प्रश्न, कसौटी वाला प्रश्न बताएंगे। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों को कल्पना परक चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशील बनाना। बताइए, मान लीजिए आपके घर में 1 महीने तक बिजली ना हो तो आप, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता बनाना। बिल्कुल आपका प्रश्न का उत्तर प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन भी सही दिख रहा है। और समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता बनाना बिल्कुल सही है। आपको ऑप्शन नंबर डी से मिल जाएगा प्यारे मित्रों यहाँ पर। क्यों पूछिए? क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने तक बिजली ना हो मतलब बिजली बचाने और उसके प्रयोग करने पर संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा अवधि क्या होता है, समय होता है? बताइए। मैंने ये प्रश्न पहले भी लिया है, मधुमक्खी पर आधारित, आप लोगों को पता है। हमेशा ध्यान रखना अक्टूबर से दिसंबर, प्यारे मित्रों अक्टूबर से दिसंबर। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मधुमक्खी को कौन से पेड़ के फूल ज़्यादा पसंद आते हैं, कौन से पेड़ के फूल ज़्यादा पसंद आते हैं। और साथ साथ में मधुमक्खी, 1 मिनट, मधुमक्खी में अंडे देने का काम कौन सी मधुमक्खी करती है? अंडे देने का काम कौन सी मक्खी करती है? और रस लाने का काम कौन करती है? रस इकट्ठा करने का काम कौन करती है, ये बताना है। और छत्ते की रखवाली कौन करते हैं? छत्ते की रखवाली कौन करती है, ये बताएंगे आप लोग। 3 प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, ये देखिए प्यारा प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे जल्दी से। देखिए, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर पर घंटे में लगभग है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हल करके बताएंगे मुझे, ठीक है ना? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हल करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट लूंगा आपके साथ में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए।
यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में अब भी बताया था मैंने, राजस्थान में पाया जाता है प्यारे मित्रों। यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही, फर्स्ट नंबर तो सही हो गया आपका। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सेकंड नंबर भी हो गया, इसे जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। यह छायादार वृक्ष के नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। और ये अपने तने में जल एकत्र, बिल्कुल नहीं, तने में जल एकत्र नहीं करता प्यारे मित्रों, ये तो रेगिस्तानी ओक का है। रेगिस्तानी ओक अपने तने में जल एकत्र करता है, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज के प्यारे मित्रों सुपर 30 प्रश्न आप सबके लिए। प्यारे मित्रों आपने इसे अच्छे से कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, ध्यान से पढ़ना है, शेयर करना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर और मार्क बताना है।